व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू पाठशाला। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी गाइडेड है विद प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस। ठीक है, जो कि इंडिया के द्वारा अडॉप्टेड है अदर कंट्रीज को डील करने में। मतलब क्या हुआ, इंडिया के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज हैं जो इंडिया ने डेवलप की हैं, जिससे वो अदर कंट्रीज के साथ डील कर पाए, इंटरनेशनली वर्ल्ड लेवल पे फ्रेंडशिप स्टैब्लिश कर पाए, एज वेल एज विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, आईएमएफ हो गया। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पीसफुल और एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। सो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन की, जो हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा। यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने मेन कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने में। और हमारी जो देश की फॉरेन पॉलिसी है वो बेस है हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे, जो हमने हिस्ट्री में एक्सपीरियंसेस किए हैं। क्या हिस्ट्री में एक्सपीरियंसेस किए हैं? जो फ्रीडम मूवमेंट हमने लड़ा है ना, ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उससे इंस्पायर्ड है, फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर है। और जो चेंज आ रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, उस चीज से इंस्पायर है। चेंज क्या आ रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में? देखो, जैसे पहले जो हुआ करता था, इतना ज्यादा ट्रेड नहीं था। धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो ट्रेड बढ़ा। अब हम क्या देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में जब इंटरनेट वाली फेज आया कि इंटरनेट अवेलेबल हुआ, तो रेवोल्यूशन सा आ गया इकोनॉमी के अंदर कि जहां पे एक पर्सन इंडिया में बैठ के अमेरिका की कंपनी में काम कर सकता है। सो इंटरनेट ने भी एक रेवोल्यूशन लाया है प्रॉपर इन द इकोनॉमी या सोसाइटी में भी हम कह सकते हैं। सो जो अर्ली फेज था इंडिया फॉरेन पॉलिसी का, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस था आइडियाज जैसे कि पीस, शांति बनाए रखना, एंटी कॉलोनियलिज्म, कि किसी भी देश को हक नहीं है वीकर नेशंस को अपनी कॉलोनी बनाने का, जैसे ब्रिटेन ने बनाया, फ्रांस ने बनाया, बहुत सारे छोटे वीकर देशों को। इक्वालिटी मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कोई एक देश जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए, बैलेंस रहे पावर, कोऑपरेशन रहे नेशंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इमर्ज फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट। अब जो ये हम कह सकते हैं ओरिजिन या तो स्टार्टिंग हुई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने का, वो स्टार्ट हुआ फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ। जब जो हमारे लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटेन, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश क्राउन है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो उसमें क्या देख रहे हैं? अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। India leaders believed that India's freedom was connected with the freedom of other colonized societies of Asia and Africa. तो इंडिया के जो लीडर्स थे उनका मानना था, जो अदर सोसाइटीज हैं, जो अदर कॉलोनाइज्ड नेशंस हैं, इंडिया अपनी फ्रीडम को उनके साथ कनेक्ट करता था कि अगर इंडिया आजाद होगा तो उन लोगों को भी आशा मिलेगी कि हम भी आजाद हो सकते हैं इस कॉलोनियल जाल से, इस कॉलोनियल लूप से। सो वैल्यूज जैसे कि नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड अपोजिशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट गाइडलाइन प्रिंसिपल्स बन गए। जैसे कि मैं आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया क्योंकि वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। टॉपिक 2 है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। मेन प्रिंसिपल क्या है? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, ब्रीफ में मैं अभी भी बता दूंगी कि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे जब पूरा वर्ल्ड दो मेजर सुपर पावर्स में डिवाइडेड था, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है, तब इंडिया ने पॉलिसी अपनाई नॉन अलाइनमेंट की, कि हम किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं जाएंगे, चाहे वो यूएसएसआर हो, चाहे वो अमेरिका हो, जिसको नाम दिया गया था नाटो का, ठीक है, एनएटीओ, नाटो। तो हम किसी भी जो पावर है उसके साथ नहीं जाएंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे। अब ये मेन फीचर्स क्या है इसके, कि क्या दर्शाता है नॉन अलाइनमेंट? पहला, कि इंडिया सक्षम है अपने डिसीजन खुद लेने में, अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद डेवलप करने में। सेकंड, हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अगर मतलब अवॉइड करेंगे रहना, तो उससे मेजर इम्पैक्ट ये आएगा, ये आया था, पास्ट की बात हो रही है, ये आया था कि हमें दबदबे की नीड नहीं है किसी के भी, मतलब हम पे कोई डोमिनेंस नहीं दिखा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूएसएसआर का सहारा ले लेते तो उनकी जो आइडियोलॉजी है हमें फोर्सफुली अपनी कंट्री में वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती, ठीक है, तो इसीलिए अवॉइडेंस बेस्ट रहा इंडिया के लिए। थर्ड, अपोजिशन टू मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा आर्म्स रेस भी चल रही थी कि नए नए जो है वेपन्स बनाए जा रहे थे सामने वाली कंट्री को
काउंटर करने के लिए। तो इसका भी अपोज किया इंडिया ने कि जितने ज्यादा जो है मिलिट्री अलायंसेस बनाई जाएंगी, आर्म्स बनाए जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएंगे, उससे हमारे ग्लोबल जो एनवायरमेंट है उसका ही क्या होगा, हमें कह सकते हैं तरह से खराब होगा एनवायरमेंट। लास्ट पॉइंट, इंडिया ने सपोर्ट किया पीसफुल और इंटरनेशनल कॉपरेशन को रेदर देन आर्म्स रेस और ये जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड चल रहा था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचशील। पंचशील जो ये 5 प्रिंसिपल थे, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जिसमें पहला प्रिंसिपल है कि हम अपने देश की भी और जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके उन देशों की भी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब ना ही हम किसी दूसरे पे हमला करेंगे, किसी की टेरिटरी को एक्वायर करेंगे, ना ही हम अपनी टेरिटरी को किसी और देश को एक्वायर करने देंगे। तो ये था रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल। सेकेंड था नॉन एग्रेशन, हम किसी भी देश के प्रति जो है एग्रेसिव चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दिस सेंस अपनी बात मनवाने के लिए हम पीसफुल, ठीक है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे और पीसफुल डिलिब्रेशन की बात करेंगे, डिस्कशन की बात करेंगे। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो उसको हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। थर्ड था नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, किसी भी कंट्री के अंदर इंटरनली कुछ भी हम ये कह सकते हैं दुर्घटना चल रही हो, दुर्घटना है इन द सेंस कि इंटरनली उनकी कंट्री में कुछ भी हो रहा हो, हम उसमें उनके इंटरनल मैटर में अफेयर नहीं करेंगे। फिफ्थ था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब इसका एक मैं एग्जांपल दूं कि जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था तो दलाई लामा ने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया था इंडिया में। तो इस कारण भी जो चाइना और इंडिया के जो रिश्ते हैं ना वो काफी खराब हुए हैं, क्योंकि जो पंचशील का एक प्रिंसिपल था कि हम इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो चाइना ने मना किया था कि भैया आप मत दो पॉलिटिकल असाइलम दलाई लामा को। स्टिल जो है इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम दे दिया था दलाई लामा को। तो ये भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है जिससे इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है खराब हुए हैं। थर्ड है एंटी कॉलोनिज्म। मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि कैसे इंडिया अपने आप को जो एशिया और अफ्रीका के जो कॉलोनाइज नेशन से उनसे अपनी इंडिपेंडेंस को कनेक्ट करते हैं कि अगर हम आजाद हुए तो उन देशों को भी आशा मिलेगी। एज वेल एज जो ब्रिटिशर्स ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया इंडिया में भी और साउथ अफ्रीका में अपार्थी थी, ठीक है, वहां पे भी व्हाइट और ब्लैक का क्या था, भेदभाव था। तो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इंडिया खिलाफ था। नेक्स्ट हम देखेंगे अवॉइडेंस ऑफ फोर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अगर हमारे किसी भी कंट्री के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतभेद होता है, या फिर हम एग्री नहीं कर रहे उनसे, तो हम किस पे फोकस देंगे, नेगोशिएशंस पे, डायलॉग पे, मेडिटेशन पे, रेदर देन वॉर। फिफ्थ, फेथ इन आइडियल इंश्राइंड इन द यूएन चार्टर। सो यूनाइटेड नेशन जो है कुछ प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशन के अंदर है और जो भी कंट्री यूएन का पार्ट है वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। हालांकि देखो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मुझे तो नहीं लगता कोई यूएन प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं। अभी प्रीवियसली हमने अमेरिका और ईरान का वॉर देखा, उससे पहले भी इतने सारे इजराइल वाला वॉर चल रहा था। कोई यूएन प्रिंसिपल को मान रहा है, नहीं मान रहा। अगर हम देखें ये सारी कंट्री जो है यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, इन्होंने चार्टर साइन किया हुआ है। स्टिल यूएन इन मेजर पावर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यूएन का जो है मुझे तो फेलियर होता हुआ दिखाई देता है। और उसके ऊपर आप देखोगे ना न्यूज में ये सब बातें नहीं आती, न्यूज में आता है फालतूगिरी, जो काम की बात है वो नहीं आती। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट यूएन बेस्ड आइडिया सपोर्टेड बाय इंडिया। तो कौन से मेजर आइडियाज हैं यूएन के द्वारा जो इंडिया उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। सर्वजन इक्वालिटी ऑफ स्टेट, यानी कि हर एक देश, जो मैं सर्वजनिटी का कॉन्सेप्ट में आपको बता चुकी कि हर एक देश जो है अपने नेशनल सिक्योरिटी को गार्ड करके रखेगा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, जिससे कोई भी देश उन पे हमला ना कर सके। सेकंड, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसको पीसफुली सेटल डाउन करेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी सभी देशों की सिक्योरिटी की बात करता है यूएन। इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनली पीस मेंटेन करने की बात करता है यूएन। इक्विटेबल एंड इगैलिटेरियन इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इंडिया सपोर्ट करता है वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन इक्वालिटी रेदर देन डोमिनेटेड बाय पावरफुल कंट्रीज। जैसे कि पहले हमें देखने के लिए मिलता था जो मेजर डेवलप नेशन थे, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते थे। इन्हीं को काउंटर करने के लिए बहुत सारी एसोसिएशन बनी, जिसमें से एक है ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स बनी। और एक दो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम आप मुझे बताओ, ठीक है, ब्रिक्स बनी। सो इंडिया डिमांड करता है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव इंटरनेशनल गवर्नेंस। देखो रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है,
ऐसी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अभी भी जो डेवलप नेशन है सिर्फ उनकी बात सुनी जाती है, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया है उसके अंदर रिफॉर्म की बात करता है कि बदलाव आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूसिव इंटरनेशनल गवर्नेंस। इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है बिकॉज, एक सेकेंड मैं पानी पी लूं। यस, इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है बिकॉज भारत जब से आजाद हुआ है तब से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वहां पे हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। सेवन, फेथ इन द आइडियल ऑफ वर्ल्ड पीस। तो पीस हैज बीन अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। जब से इंडिया फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तब से ही हम देख रहे हैं, एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से ही हम देख रहे हैं कि सबसे जो मस्ट प्रायोरिटी है इंडिया की वो है पीस स्टेबलाइज करना। इंडिया कभी भी सबसे पहले किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करता है। एट पॉइंट है बायलेटरल फ्रेमवर्क और डिस्प्यूट सेटलमेंट। इंडिया प्रेफर सॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू डायरेक्ट टॉक्स रेदर देन वॉर। डिसआर्ममेंट, इंडिया ने सपोर्ट किया ग्लोबल डिसआर्ममेंट। हालांकि इंडिया खुद एक न्यूक्लियर वेपन होल्ड करता है, न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करता है, बट स्टिल इंडिया का ये मानना है कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा रोल रहा इसके अंदर। एंड हमने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया हमने सिर्फ इसलिए बनाया जिससे जो अदर नेशंस हैं वो हमें कमजोर ना समझे। एंड जो इंडिया है उसने 1998 के बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक नहीं किए हैं। रीजंस क्या है? क्योंकि जितने ज्यादा देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, जब छोटी छोटी बातों पे भी अगर डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले धमकी यही आएगी कि हम न्यूक्लियर वेपन से उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनेशनल पीस प्रमोट हो, आर्म्स रेस प्रिवेंट हो, इसलिए जो इंडिया है वो डिसआर्ममेंट को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया फॉरेन पॉलिसी की? तो पहला है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल ट्रस्ट, यानी अपने देश के हित के लिए बात करना, अपनी टेरिटरी को प्रमोट करना, टेरिटरी को सिक्योर रखना एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखना कि हमारे किस कंट्री के साथ जो है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा है, यानी कि अगर हम कहाँ पे अपने रिलेशन अच्छे कर रहे हैं तो हमें उसका इक्वल बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। जो भी इंडिया से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं कि हमें किस कंट्री के साथ ट्रेड करना है, किस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ये सारे डिसीजन जो है इंडिया सक्षम है खुद लेने में, ना कि किसी भी अदर कंट्री पे डिपेंड रह के या किसी भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रह के। तो इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मेजर ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि देखो जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया के अंदर तो ट्रेड का रोल बहुत ज्यादा रहा है, इन्वेस्टमेंट का रोल बहुत ज्यादा रहा है, और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज आई हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आई है इंडिया के अंदर, वो एलपीजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सो इंडिया अपने फॉरेन रिलेशन को यूज करती है फॉर ट्रेड एक्सपेंशन, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग हो, बूस्ट हो, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एसेस। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में नहीं है और बाहर किसी कंट्री के पास है तो हम उनसे वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है। फोर्थ, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म। सो जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे वर्ल्ड कनेक्टेड होता जा रहा है तो टेररिज्म भी एक इशू की तरह इमर्ज हुआ है। तो इंडिया एम करता है टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? जिससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो, इंप्रूव हो ग्लोबल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। लास्ट इज प्रमोट इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट नेटवर्क, यानी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट नहीं, टेररिज्म को कप डाउन करने की कोशिश कर रही है, इंडिया उनका फुल्ली सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटेबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो इंडिया सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन फेयरनेस। अब इसका मतलब क्या है, इसकी भी छोटी सी बैक स्टोरी बताती हूँ। तो हुआ क्या था, जब डेवलप नेशन जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सब चीज सेटअप हो चुकी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात रखी जब अर्थ समिट हुई, जब एनवायरमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज थे उन पे डिस्कशन हो रहा था, तो डेवलप नेशंस ने ये बोला कि भाई अब जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने ये बात रखी कि अगर एनवायरमेंट खराब हो रहा है तो उसका मेजर कारण आप लोग हो, क्योंकि सबसे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे, ठीक है,
वो सब किसने किए? आप डेवलप नेशंस ने किए। और जब अब हमारी बारी आ रही है डेवलप होने की, तो आप कह रहे हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक देना चाहिए। इससे तो जो पावर है वो सिर्फ कंस्ट्रक्ट होके रह जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट होके रह जाएगी डेवलप नेशन के हाथ में, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज के हाथ में तो कुछ रहेगा ही नहीं। अगर वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, अपनी इकोनॉमी को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, तो उनके यहाँ पे ना ट्रेड रहेगा, ना इन्वेस्टमेंट रहेगी, ना कोई कंट्री इन्वेस्ट करेगी, ना कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो वो तो पीछे रह जाएंगे। तो इंडिया ने सपोर्ट किया कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, बट फेयरनेस पे हो, सभी कंट्री पे इक्वल चीजें लागू हो। ऐसा नहीं है कि भाई सारे सैंक्शन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बने, या जो आने वाले टाइम में जो वीकर नेशन है वो डेवलप होना स्टार्ट करेंगे उनके लिए बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिजीम। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंट्रीज जो है, कुछ कंट्री या कोई कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर देती है। क्यों? कि भाई दूसरा देश जो है वो ग्रो ना कर पाए, इसीलिए। तो इंडिया इक्वल एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है कि भाई जो नेसेसरी है ना, जो नेसेसरी चीजें हैं, वो टेक्नोलॉजी जो है एक्सेस देनी चाहिए दूसरे देशों को भी। ऑब्जेक्टिव क्या है? जिससे एक्सेस टू मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में नहीं है, तो वो हम इंडिया तक ला पाए। रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो, जो देश अपना सेल्फ इंटरेस्ट सोचते हैं खाली। नेक्स्ट सपोर्ट हो एक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, जहां पे सब देश जो है एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक ग्लोबल पीस मेंटेन करने की सोच रहे हैं, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट। 7 डायस्पोरा एंड सॉफ्ट पावर। तो इंडिया हमेशा अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस को यूज करता है। जैसे हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इतना समृद्ध देश था इंडिया, भारत कहते हैं ना, हमारा भारत महान। सो सॉफ्ट पावर को इंडिया यूज करता है अपने इंटरनेशनल रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो हमें कोविड-19 में भी देखने के लिए मिला कि कैसे जो वेस्टर्न कल्चर था हैंडशेक का, है ना, उसकी जगह सब जितने भी मीटिंग्स हो रही थी, सब जगह पे क्या यूज कर रहे थे? नमस्ते यूज कर रहे थे। सो कल्चरल इन्फ्लुएंस एक मेजर प्लस पॉइंट है इंडिया का टू स्ट्रेंथन इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन माय टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम जैसे ही काम करता है मैं अपलोड कर दूंगी, बिकॉज अभी तो पता नहीं बैन है या मेरा ही नहीं चल रहा। 22 तक था अभी तक, बट चल नहीं रहा है। बाय बाय, बकवास बहुत ज्यादा हो गई।